हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 12th की फिजिक्स पोर्शन की बात स्टार्ट की जाएगी। क्लास 12th में हम लोग फिजिक्स में खास तौर से जो पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स है, मतलब यूनिट का पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैट में कई सारी यूनिट्स आती हैं। तो यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट 12th का सबसे पहला पार्ट, क्योंकि 12th में कई सारे पार्ट्स हैं तो उसमें सबसे पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। उसके अंदर यूनिट फर्स्ट के अंदर जो चैप्टर है, यूनिट में तो कई सारे चैप्टर हैं, यूनिट फर्स्ट बोल सकते हैं मेरे पे। तो हम लोग टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड चार्ज। बच्चों, आज हम लोग ये जानना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड चार्ज क्या, ये चैप्टर क्यों पढ़ा जाता है। अपने भारत में इतनी सारी हम लोगों ने देखी सुविधाएं बढ़ गई हैं और खासकर इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड फ्लो करती है, कैसे क्या ये सब चीज़ें होती हैं, क्या क्या मैकेनिज्म है, ये 12th के, क्योंकि 12th का सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो लोग बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं उसमें भी ये पार्ट इलेक्ट्रिसिटी का जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग इलेक्ट्रिसिटी से भी आगे चल के एक ब्रांच के थ्रू आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड चार्ज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड चार्ज में सबसे पहले चार्ज जानते हैं बच्चों। आज हम लोग जानेंगे ऑरिजिन ऑफ चार्ज। आप सब लोग ऑरिजिन ऑफ चार्ज की बात करते हैं, ये हम लोग का फर्स्ट हेडिंग है हम लोगों की ऑरिजिन ऑफ चार्ज। बच्चों, एक बात समझते हैं ऑरिजिन ऑफ चार्ज का क्या सेंस है। कहते हैं दुनिया के जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो किससे बने हुए हैं, एटम से। और एटम के पास क्या होता है, न्यूक्लियस, और क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, दुनिया के जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं सब किससे बने हुए हैं, एटम से। और उनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और उनके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और इसकी पहली बात तो ये हमको जानना ही पड़ेगी सब्सटेंस के अंदर क्या है। तो सब्सटेंस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अब इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। सब्सटेंस तो हम लोग जान लिया कि सब्सटेंस एटम्स रखता है और एटम के अंदर न्यूक्लियस और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये चार्ज आया कहाँ से, तो चार्ज आने के लिए क्या होता है, क्या हम बिना, क्या अपने आप सब्सटेंस चार्ज उत्पन्न करेगा, क्या चार्ज जनरेट करेगा, नहीं। चार्ज अपने आप जनरेट नहीं होता, चार्ज के लिए कुछ प्रोसेस किए जाते हैं। उनमें सबसे पहला प्रोसेस है हम लोगों का, उस प्रोसेस का नाम है रबिंग मेथड। आज हम लोग जानते हैं रबिंग मेथड क्या होता है। रबिंग मेथड का क्या सेंस है, तो सबसे पहले एक बात बताई गई कि चार्ज तब जनरेट होता है जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब कराते हैं। बिना रब कराए हम चार्ज जनरेट नहीं कर सकते। यदि आपने एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब नहीं कराया तो आप कभी भी चार्ज जनरेट नहीं कर सकते। ध्यान देखिए, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि एक बॉडी चार्ज कब होगी कब नहीं होगी। तो देखिए, एक सब्सटेंस ए लिया, एक सब्सटेंस क्या लिया, बी। दो सब्सटेंसेस हमने ए और बी लिए। यदि हमने इनको बिफोर टचिंग का केस है, यदि हमने इनको टच नहीं कराया है तो याद रखिए इन पे चार्ज होगा, क्यू ए पे चार्ज और क्यू बी पे चार्ज कितना होगा, 0 0। दोनों पे चार्ज नहीं होगा, 0 होगा। यदि मैंने इनको टच करा दिया तो ए और बी दोनों पे चार्ज आ जाएगा। अब ये कैसी कहानी है, तो इन्होंने बताया, ये बात किसने कही थी, अलग अलग साइंटिस्ट ने उन्होंने कही, और उनमें सबसे फेमस साइंटिस्ट है सर थॉमस गुलाम। इन्होंने बात कही, इन्होंने कहा जब एक सब्सटेंस को हम दूसरे सब्सटेंस से रब कराते हैं तो उनके बीच में, क्योंकि तुमको आपको ही बताया मैंने कि सब्सटेंस में एटम होते हैं और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब कभी भी एक सब्सटेंस ए को बी सब्सटेंस से रब कराते हैं तो हम इसको बोलते हैं आफ्टर टचिंग। हमने आपको टच कराया, इट मीन आपको नहीं, सब्सटेंस को टच कराया। जब हम एक सब्सटेंस को बी सब्सटेंस से टच कराते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन ए के बी में या बी के ए में चले जाते हैं। कहते हैं जब एक सब्सटेंस ए बी सब्सटेंस से रब होता है तो ए सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन बी में और बी सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन ए में चले जाते हैं। इसको हम लोग म्यूचुअल ट्रांसफर कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब कभी भी किसी के बीच में म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो एक बॉडी जिससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो पॉजिटिव हो जाती है और दूसरी बॉडी जिस पे इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वो निगेटिव हो जाती है। जो पॉजिटिव होती है उसको हम लोग कहते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है, अब एक बात बच्चों को समझ में आनी चाहिए, और जिस पर आ जाते हैं उस पर होती है इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो हमने क्या सीखा, कहते हैं कि ऑरिजिन ऑफ चार्ज का सेंस क्या है, एवरी सब्सटेंस इज मेड बाय एटम्स और एटम्स हैज न्यूक्लियस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। एटम के पास सब्सटेंस के पास न्यूक्लियस होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और चार्ज जनरेट कैसा किया गया, तो सबसे पहला मेथड था रबिंग मेथड। रबिंग मेथड में कहा गया कि जब एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से रगड़ते हैं, रब कराते हैं, रगड़ते हैं, तो उनमें आपस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस बॉडी में जिससे निकल जाते हैं निगेटिवली पॉजिटिवली, और जिस पर चले जाते हैं जिससे निकलते हैं
वो पॉजिटिव हो जाता है, जिस पर चले जाते हैं वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब जब आपको ये बात पता चल गई तो इसका मतलब ये ना कहते हैं कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो डिफिशियंसी में चला गया और जिसके पास आ गए वो इफिशियंसी में चला गया। इस तरह से चार्ज जनरेट हुआ। तो रब करने से हम लोग ने चार्ज का जनरेशन किया। तो बच्चों मेरी बात समझ में आपको आई होगी, लेकिन पेपर में तो नहीं पूछा जाता, ये बात याद रखना। तो आपको अपने बेस को मजबूत करने के लिए हम सीख रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इसके आगे डिस्कस करते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। एक तो मेथड आपने सीखा रबिंग मेथड, और दूसरा मेथड होता है इंडक्शन मेथड। क्या होता है इंडक्शन मेथड? इंडक्शन नाम ही है इस मेथड का, इंडक्शन। जब आप कभी भी किसी एक अच्छे व्यक्ति के पास एक बुरा व्यक्ति पहुंचता है, तो आपको भी पता है कि एक अच्छा व्यक्ति बुरे व्यक्ति के पास पहुंचेगा तो बुरी आदतें तो कुछ ना कुछ ले लेगा। वैसे ही कभी भी चार्ज प्लेट के पास अनचार्ज प्लेट जब जाती है तो उसमें क्या होता है, जो प्लेट चार्ज है वो दूसरी अनचार्ज प्लेट को चार्ज प्रोवाइड करती है। ये कहना क्या चाहता हूँ? कहना ये चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए ये प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट के पास कोई चार्ज ही नहीं, मतलब ये चार्ज बॉडी है और ये बच्चों कैसी बॉडी है? अनचार्ज। जब चार्ज बॉडी के पास अनचार्ज बॉडी आएगी तो ऐसा तो होगा नहीं कि लोग एक ऐसे ही रहेंगे कि मतलब इनके पास चार्ज नहीं होगा और इनके पास चार्ज होगा। तो जानते हो होता क्या है? कहते हैं जब एक चार्ज बॉडी के पास अनचार्ज बॉडी आती है तो यदि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज बॉडी के पास यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उस अनचार्ज बॉडी पर अपने आप उसका अपोजिट चार्ज आता है। यदि इस पर प्लस है तो इस पर क्या आएगा बच्चों? माइनस आएगा, और यदि इस पर माइनस है तो इस पर क्या आएगा बच्चों? प्लस आएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब कभी भी चार्ज बॉडी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, जब वो अनचार्ज के पास आएगी तो उस पर अपने आप उसका अपोजिट चार्ज जनरेट होता है। प्लस के अपोजिट माइनस और माइनस के अपोजिट प्लस, इससे भी हम लोग चार्ज जनरेट करते हैं। तो कितने तरीके हुए? दो। एक हुआ हम लोगों का कौन सा मेथड? रबिंग मेथड। रबिंग में हमको टच करानी है बॉडी को, तब हम चार्ज जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा मेथड बच्चों क्या हुआ? इंडक्शन, जैसा कि आपने सीखा। पेपर में तो नहीं आएगा, ये बार हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको बस एक समझ जनरेट करने के लिए कि ये चार्ज आया कहाँ से, दुनिया नीचे कैसे चली। और ये जब तक हम चार्ज जनरेट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेंगे तो फिर भैया इतने अप्लायंसेस जो चलते हैं, ट्रांसफार्मर से घर के जितने अप्लायंसेस है, कूलर, फ्रिज, एसी, सब कैसे चल रहा है? बिना चार्ज जनरेट तो करे नहीं चल रहा है। तो साइंस ने तो बहुत सारी चीज़ें की हैं, और खास तौर से इसके दो मेथड में, ठीक है, एक रबिंग और दूसरा इंडक्शन। और भी हैं, नेचुरली भी हम लोगों ने कई सब्सटेंसेस को रगड़ कर देखा। ऊन का, जैसे आपने सुना होगा वूल का, वूल को अपने बालों से रगड़ें तो देखिए उस पर एक वूल पर नेगेटिवली चार्ज और बाल पे पॉजिटिवली आ जाता है। ऐसा भी होता है कंघी को, एक कॉम्ब का दूसरी बालों से रगड़ना, उस पर पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता है। जब आप कहते नहीं कि जब हम लोग बाल से गीले बालों को रगड़ते हैं या गीले बालों में कंघी चलाते हैं तो उस पर भी चार्ज जनरेट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है और देखा भी गया है। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, वो नेचुरली कॉन्सेप्ट है। और ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल किसको कहते हैं? जो चीज़ हम बनाते हैं खुद से। और नेचुरली तो बाल तो हम लोग के नेचुरल ना, इट मीन्स ये चीज़ क्या है। तो कुछ बातें आपको मेरी समझ में आई होंगी ऑरिजिन ऑफ चार्ज के बाद। आज बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोगों को ध्यान देना है। कौन सा चीज ध्यान देनी है? तो इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड चार्ज में जो टॉपिक था हम लोगों का, उसमें पहली पार्ट तो समझ पाए। पहला पार्ट क्या समझ पाए? एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया, ऑरिजिन ऑफ चार्ज। अब हम लोग बच्चों जानेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है? चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है? भाई चार्ज के बारे में तो जान लिया, चार्ज क्या था वो जाना आपने, कि चार्ज की थ्योरी क्या है, चार्ज क्या है। तो आपको पता चला कि जितने सब्सटेंस उनके पास एटम होगा, एटम के पास न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज होगा। और दुनिया में ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है, चाहे वो इंसुलेटर हो, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन तो उसके पास होंगे। जिसके पास फ्री होते हैं वो मेटल बन जाता है, जिसके पास थोड़े से होते हैं, जैसे देखिए जहाँ पे मैं इस समय टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे भी तुम्हें आपको पता होगा कि लाइट कहाँ से, एलईडी लगा है। तो एलईडी क्या है? सेमीकंडक्टर, मतलब वो आधा कंडक्टर है आधा इंसुलेटर है। तो वो चीज़ आपको बस मेरी समझ में आई। इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रॉन नहीं होते सब कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। एक आईटी कानपुर के स्टूडेंट ने, प्रोफेसर ने मिलकर पेज में, सोचिए एक पन्ने में आग लगा दी इलेक्ट्रिसिटी से, या कह सकते हैं कि हम उतना कर सकते हैं, इंसुलेटर को भी हम कंडक्टर बना सकते हैं। तो उसी तरह से आज हम लोग जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है। तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को बताया गया कि कहते हैं कि चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बच्चों याद रख, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, कोई भी चार्ज हो, एनी चार्ज, यहाँ पे एनी चार्ज की बात हो रही है, कोई भी चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो, एनी चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब जो भी चार्ज होगा जिसको हम लोग क्यू बोलते हैं, ठीक है, वो जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल समझते हैं आप लोग, E का n से मल्टीप्लाई। E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। n क्या है? इंटीजर। अब ये इंटीजर आपको भी पता है, n बिलोंग्स टू जेड। जेड में दो केस होते हैं, जेड प्लस और जेड माइनस, ठीक। तो आपको पता है कि अभी हम यहाँ पर जेड की वैल्यू यहाँ पर क्या ले सकते हैं, +1 +2 +3 और -1 -2 -3 ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पर Q की वैल्यू क्या आएगी, +-1 इलेक्ट्रॉन, +-2 इलेक्ट्रॉन, +-3 इलेक्ट्रॉन। ये होगी Q की वैल्यू। Q की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, इनके मिड पे नहीं हो सकती।